डियर स्टूडेंट, बोहर का परमाणु मॉडल। परमाणु से संबंधित सबसे पहले परमाणु के बारे में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताए। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जिसे भौतिक व रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। ओके, परमाणु के बारे में रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उससे निष्कर्ष निकल के आया कि परमाणु जो होता है वास्तव में उसकी साइज होती है। तो परमाणु की साइज कितनी होती है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में आपको बताया गया था 10⁻⁻15 मीटर के कोटि का होता है। ये नाभिक की साइज होती है। ओके, अब यहाँ पर जैसे और इसमें रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताए अपने प्रयोग के आधार पर, इसमें जो नाभिक होता है, नाभिक और बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, अब जैसे मान लेते हैं कोई नाभिक है और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो घूमता है, जब वो चक्कर लगाता है नाभिक में, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ये लगातार जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इसके पथ की त्रिज्या धीरे धीरे छोटी हो जाएगी और अंत में वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व ही समाप्त हो जाता है। परमाणु स्थायी अवस्था में नहीं रह पाएगा। इसके कहने का तात्पर्य है परमाणु को नष्ट हो जाना चाहिए। ये पहला दोष था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में। इसके बाद जो दूसरा दोष आया वो इसमें, जैसे अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, इसके पथ की त्रिज्या लगातार घटती जाती है और जब पथ की त्रिज्या लगातार घटती है तो इसमें सभी आवृत्तियों के वेवलेंथ प्राप्त होने चाहिए। वेवलेंथ यानी आपके जैसे तरंग दैर्घ्य आप कह सकते हैं, आवृत्ति कह सकते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इससे जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा की जो आवृत्ति होती है, वो सभी आवृत्तियाँ इसमें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है केवल कुछ निश्चित आवृत्ति के ही जो है कुछ निश्चित आवृत्ति के ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसमें ये कहा जाता है, जब इनका स्पेक्ट्रोमापी के द्वारा देखा जाता है तो इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पर वो पतली पतली लाइनों के रूप में दिखाई देती हैं, जिसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इसमें दो दोष आया। पहला, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। जो एक निश्चित आवृत्ति के रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे थे, और पहला इसमें था नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है जिससे उसके पथ की त्रिज्या लगातार घट रही है। तो सभी आवृत्तियों के वेवलेंथ प्राप्त होने चाहिए, या ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को दोष को दूर किए। तो इनकी कितनी परिकल्पनाएं थी? इनकी 3 परिकल्पनाएं थी। तो बोहर की मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं थी। 3 परिकल्पनाएं, ठीक है। इसकी कितनी परिकल्पनाएं थी? मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं थी। तो यहाँ पर इनके बोहर के मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं थी। नंबर 1, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का पूर्ण गुणज होता है। n यहाँ पर एक मुख्य क्वांटम संख्या है जिसका मान जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? n का मान 1 2 3 डैश डैश आगे तक होगा। यहाँ पर n को क्या कहेंगे? n को हम कहेंगे यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर n को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसका मान 1 2 3 से लेकर स्टार्ट होता है। आगे भी आप रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग, अब माना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग v और त्रिज्या कितनी है?
त्रिज्या यहाँ पर मान ली जाए, त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। तो स्मॉल r है, तो यहाँ पर जो कोणीय संवेग का फार्मूला होता है उसको हम लोग J से जानते हैं, तो n h/2 पाई, और इसका विस्तार अगर हम करें तो J बराबर होता है I इंटू ओमेगा होता है कोणीय संवेग का फार्मूला, n h/2 पाई हो जाएगा इसमें, और I की वैल्यू होती है mr², और ओमेगा का मान हो जाएगा, यहाँ एक फार्मूला ये भी होता है v = r इंटू ओमेगा, तो v = r इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r। तो यहाँ से आप रख सकते हैं, इसमें अगर लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो I को हम लिख सकते हैं mr², और ओमेगा को लिख सकते हैं v/r, और यहाँ पर n h/2 पाई हो जाएगा इसमें, तो r से r एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ फार्मूला आया mvr = n h/2 पाई। ओके, ये हो गया हमारा जो है फार्मूला। तो यहाँ जो इसका कोणीय संवेग है, वो कोणीय संवेग जो होता है वो h/2 पाई का क्या होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो इस तरह से ये पहला इसमें दोष दूर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। दूसरा नियम क्या था, दूसरा जो परिकल्पनाएं थी इनकी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं जिन पर एक त्वरण कार्य करता है और वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो कंडीशन आया वो mvr = n h/2 पाई, ये पहली परिकल्पनाएं। जो दूसरी परिकल्पनाएं हैं वो है कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं या घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है, जो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निश्चित कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन, ये है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिस पर एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है जो सेंटर की तरफ कार्य करता है, और वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या था, अब ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए तीसरा जो पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा मिलती है तो अपने सेल को छोड़कर, यानी अपनी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे ये नाभिक है, मान लेते हैं ये नाभिक है, और इसके चारों तरफ जो ये इसके सेल बने हुए हैं, तो इसमें मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी बहुत से सेल होते हैं। इस तरह से इसके भी काफ़ी सेल हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा परिकल्पनाएं हैं इसकी। तो जब इलेक्ट्रॉन को किसी कारणवश या किसी तरह से जब इसको ऊर्जा मिलती है तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में चला जाता है, और वहाँ पर 10⁻⁻8 ही सेकंड केवल रह सकता है। इसकी आयु वहाँ पर जो है, इसका जो टाइम है वो केवल 10⁻8 सेकंड तक ही रह सकता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, अब यहाँ पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, पहले सेल की जो ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट होती है, दूसरे सेल की ऊर्जा कांस्टेंट होगी, तीसरे सेल की ऊर्जा कांस्टेंट होगी। यहाँ पर जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से जब ऊर्जा देते हैं तो ये अपने सेल को छोड़कर, अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे सेल में चला जाता है, और वहाँ पर वो 10⁻8 सेकंड तक रहता है। और 10⁻8 सेकंड के बाद जब वह पुनः अपने सेल में लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो पहले यहाँ क्या कंडीशन है,
पहले ऊर्जा का ये अवशोषण करता है। तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो उस ऊर्जा का ये अवशोषण करता है। जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा और जब इसको यहाँ से तब कहाँ चला जाएगा, मान लेते हैं जैसे इसकी ऊर्जा E1 है यहाँ पर और ये E1 ऊर्जा था और ये जब अवशोषित किया तो किसी अन्य सेल में चला गया। जैसे मान लेते हैं इसमें चला आया या दूसरे सेल में चला आया, E2 में चला आया, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे चला आया ये। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन चला आएगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी E2, अगर मान लेते हैं यहाँ पर चला आया। लेकिन जब ये पुनः जब यहाँ से वापस लौटता है तो ये क्या करता है, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगेगा और जब ऊर्जा का ये उत्सर्जन करेगा आते समय यहाँ पर ऊर्जा को छोड़ेगा ये यहाँ से, ठीक है। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो उत्सर्जन जब करता है तो कोई भी ऊर्जा है तो अगर वो उसमें ऊर्जा है तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं कि इसकी ऊर्जा कितनी है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये फार्मूला है अवशोषण, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं E1 सेल से E2 सेल में गया तो यहाँ पर E बराबर जो ऐसे फार्मूला जो आप पढ़े हैं डेल्टा E इक्वल टू या H न्यू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा में परिवर्तन E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू। हम यहाँ पे जो ऊर्जा निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। न्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर E2 माइनस E1 अपान H हो जाएगा। ओके, इससे जो है हम जो उत्सर्जित जो ऊर्जा है उसकी आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक सेल से दूसरे सेल में कब जाता है, जब उसको बाहर से ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो वो सक्रिय तभी होता है जब उसको बाहर से ऊर्जा मिलती है। जैसे हम लोग अगर देखते हैं फॉर एग्जांपल के दौरान अगर किसी आदमी को या व्यक्ति को अगर पैसा मिल जाए तो वो सक्रिय अवस्था में आ जाता है। अगर उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो वो निष्क्रिय में बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल रेस्ट में ही रहेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी होता है, जब इसको बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो अपने ही सेल में वो स्थिर रहता है और जैसे ही इसको बाहर से ऊर्जा मिलती है तुरंत जो है एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और तुरंत दूसरे तीसरे चौथे सेल में जाने लगता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसको हम ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो उच्च ऊर्जा वाले सेल में जाएगा, उससे कम, फिर उससे कम। जैसे पेन है तो पेन को अगर हम यहाँ पर ऊर्जा दे रहे हैं तो जब हम इसको कम ऊर्जा देंगे तो कम हाइट तक जाएगा, और ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो और ज़्यादा हाइट तक जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो बहुत हाइट तक चला जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसके लिए भी होता है। इसको जब बाहर से हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो और उच्च ऊर्जा वाले क्लास में चला जाता है या कक्षाओं में चला जाता है, और कम ऊर्जा देंगे तो बगल वाले में ही जा सकता है। तो इस तरह से जब ऊर्जा का ये उत्सर्जन करता है तो हम उसकी आवृत्ति इस फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं E2 माइनस E1 अपान H। ये इनका फार्मूला आया, ठीक है। इससे वेवलेंथ भी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से इसकी वेवलेंथ कितनी है तो न्यू इक्वल टू जो फार्मूला होता है C अपान लैम्डा, तो इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं E2 माइनस E1 अपान H। इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ इसकी वेवलेंथ भी ज्ञात कर सकते हैं। आवृत्ति ज्ञात करने के साथ साथ आप वेवलेंथ भी इसकी ज्ञात कर सकते हैं, इसकी वेवलेंथ कितनी है। तो बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो जो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उस कमी को इन्होंने 3 नियम के अनुसार जो है दूर किए। तो पहला नियम क्या था, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसका कोणीय संवेग mvr इक्वल टू h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। और दूसरा नियम ये था कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिस पर एक अभिकिरण त्वरण कार्य करता है और ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक था कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो अपने सेल को छोड़कर किसी दूसरे सेल में चला जाता है और जब यह वहाँ से लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इसमें दूसरे सेल में रहने की अवधि इसकी कितनी टाइम है, तो टाइम पीरियड कितना है इसका, इसका जो टाइम है वो 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह सकता है और उसके बाद पुनः अपनी कक्षा में वापस लौटकर आता है। इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, प्लांक की क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पर जैसे बोहर नामक नील बोहर जो थे ये साइंटिस्ट, ये प्लांक की क्वांटम सिद्धांत से ही इसकी व्याख्या किए।
तो प्लांक की क्वांटम सिद्धांत जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्लांक की क्वांटम थ्योरी लाइट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर मतलब जितने भी हम इधर टॉपिक पढ़ते जाते हैं वहाँ प्लांक की क्वांटम थ्योरी आ जाती है। तो जैसे आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण हम लोग पढ़ते हैं वहाँ भी जो है प्लांक की क्वांटम थ्योरी आई। अब यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी ऐसे भी अगर थ्योरी में हम लिखना चाहें तो यहाँ आगे लिख सकते हैं आसानी से कि बोहर नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में जो दोष आया उस दोष को दूर करने के लिए प्लांक की क्वांटम थ्योरी से किए। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे। थैंक यू।